कि राज्य स्तर से इनके सभी मॉड्यूल जो है विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपके पास फिजिकली नहीं पहुंच पाया है तो आप उस मॉड्यूल का प्रिंट निकाल कर शिक्षण आरंभ कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि विमर्श पर बहुत सारे वीडियो भी बहुत उपलब्ध हैं। जहां जहां पर मैंने देखा भी कई स्कूलों में कुछ ऐसे स्क्रीन लगे हुए हैं, टच स्क्रीन, जहां पर हम बच्चों को वीडियो दिखा सकते हैं और उनसे वहां पर वर्क भी करा सकते हैं। मेरा मन तो इतना डोल गया था मैडम वो स्क्रीन देखकर जी जी। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शाला में काश ये स्क्रीन होती तो मैं हम्म। बच्चों को कितना अच्छा कितना पढ़ा अच्छा। पाती और अच्छा पढ़ा अभी पाती। तो लगभग सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की एक व्यवस्था है, तो हम विमर्श पोर्टल में जो उपलब्ध अपने मॉड्यूल हैं, अपना जो वीडियो है, उनको दिखाकर हम बच्चों का शिक्षण भी यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। मैडम, अब हमारी ये रेमेडियल की एक सामान्य चर्चा तो हो गई है। मेरे ख्याल से हमारे सारे शिक्षकों को ये बात भी समझ में आ गई है कि हमें उसका संचालन किस तरह से करना है, और हमारे इस बार हमें सहायता के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं हमारे भोपाल शिक्षण लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से। तो थोड़ा सा अगर हम हिंदी की विषय वस्तु पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो मॉड्यूल उपलब्ध हैं, उस मॉड्यूल में इकाई और उसकी विषय वस्तु इस तरह से आवंटित की गई है कि जिसमें अंक ज्यादा हैं और बच्चों को अधिक अंक मिलने की संभावनाएं हैं, उनको पहले इकाई के रूप में रखा गया है, इकाई का क्रम। जनरली ऐसा होता है कि जैसे ही शिक्षकों को ये लगता है कि हम परीक्षा की तैयारी शुरू करवाएं जी तो वो क्या करते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करना शुरू करवा जी देते जी। हैं। हाँ। लेकिन बहुत अनेक वर्षों का यह आकलन रहा है और शोध के बाद ये परिणाम निकला है कि हम सबसे पहले बच्चों को वो प्रश्नों का अभ्यास करवाएं जो अधिक अंक वाले हैं। जी जैसे हमारे हिंदी में सबसे अधिक अंक के लिए जो प्रश्न निर्धारित है वो है अपठित बोध, तो जी उसे सबसे पहले रखा है। फिर दूसरे नंबर पर पत्र लेखन रखा है और तीसरे नंबर पर लिखा है निबंध लेखन, जी जो कि 7 नंबर का है। तो आप देखिए कि 7 4 11 और 4 15, जी जी। 15 नंबर के क्वेश्चन अभी बच्चे के जेब में है। हम्म। यदि हम इसकी प्रॉपर तैयारी करवा देते हैं, क्योंकि ये तो पता ही है कि निबंध आना ही है, जी पत्र आना है, जी अपठित जी गद्यांश आना ही है। जी जी। मैडम, आपने एक बात अभी बोली कि निबंध जो है वो 7 नंबर का, और इसमें भी अंक आवंटित 7 नंबर के लिखे हुए हैं। तो ये 7 नंबर कैसे? आजकल तो निबंध केवल 4 ही नंबर का आता है। अभी ये जो नया प्रिंट आया है इसमें उन्होंने 7 नंबर किया है और इसमें वो 2 भागों में उसे विभाजित कर सकते हैं। वो है एक अनुच्छेद लेखन या संवाद लेखन या विज्ञापन या सूचना लेखन या निबंध लेखन। तो हम 4 सदन हैं, 4 सदन में विभाजित करके बच्चों को ये वाली गतिविधि करा सकते हैं। अभी गतिविधि पर हम चर्चा जी करेंगे जी आसोलकर मैडम। जी जी तो ये तो दिमाग में रखिए कि 7 नंबर का पूरा एक निबंध नहीं आएगा, जी। उसे वो 4 और 3 तीन। में विभाजित करके जी जी। 2 प्रश्नों मतलब पर मैडम, दिए। अनुच्छेद, संवाद, विज्ञापन या सूचना, ये जो प्रश्न है ये 3 नंबर के होते हैं हमारे पास। और जो निबंध लेखन है, वो यानी उस चार निबंध से संबंधित जो प्रश्न है वो 4 नंबर का होता है ना। अंक आवंटित 7 लिखे हैं, लेकिन हम ये बात ना भूलें कि अनुच्छेद लेखन का 3 नंबर का प्रश्न और निबंध का 4 नंबर का प्रश्न आता है। इसके बाद देता है वो क्षितिज के गद्य खंड की बात ना। और इकाई क्रमांक, अब देखिए आपके पास जो मॉड्यूल आपने बनाया होगा, आपने जो अपना पाठ्यक्रम तैयार किया होगा, इसमें इकाइयां जो हैं वो 6 नंबर, इकाई 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर जो अपठित बोध, यानी हम सबसे आखिरी में रख रहे हैं हाँ जिसको। बिल्कुल। इस बार उसने अध्यापन क्रम के हिसाब से हमें बताया है कि हमें इन तीनों इकाइयों को 1 2 और 3 क्रम में रखना है। अब अब जो ये जो इसकी चर्चा है, ये तो 10वीं और 9वीं दोनों में एक जैसी ही है। लेकिन अब हम आते हैं थोड़ा सा पुस्तकों की ओर। क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9वीं की पुस्तक है, इसमें पाठों के नाम भी लिखे गए हैं। साथ में उसके अंतर्गत, क्षितिज के अंतर्गत, गद्यखंड के अंतर्गत हमारे पास जो कुछ व्याकरण होगी, जो कुछ अलग विधाएं होंगी, जो लेखक परिचय हैं, व्याख्या है, विषय वस्तु है, विचार बोध है, इन पर, और प्रश्नोत्तर, इस तरह से कुल क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से 17 नंबर के प्रश्न हमें मिलेंगे। है, और इसके साथ इसमें पृष्ठ क्रमांक भी दिया है, मतलब किस पृष्ठ क्रमांक पर क्या मिलेगा। मैडम इसमें एक विशेष बात है, जैसे जी। हमारे कई स्कूलों में पुरानी पुस्तकें हैं उसमें बहुत सारे पाठ हैं। तो आप हम्म। ये नोट कर सकते हैं कि 2 बैलों की कथा, ल्हासा की ओर,
उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, ये पाठ हमारे गद्य खंड में शामिल किए अच्छा। गए हैं। और गद्य की विविधाओं का ये सामान्य परिचय जो है कक्षा 9वीं में आप जरूर करवाएं, क्योंकि ये एक ऐसा पाठ है गद्य की विधाओं का परिचय। और ये पाठ मैडम 12वीं तक बच्चे इसी को पढ़ते हैं। जी, और इसको भी गौण विधाओं और मुख्य विधाओं के मुख्य रूप में बांट दिया गया है। जी, तो इसमें एक तो अंतर्लेखन आ सकता है, परिभाषा आ सकती है, उनके तत्व आ सकते हैं। इससे ज्यादा तो वो कठिनाई स्तर पर कुछ और नहीं पूछेगा। तो हमें ये विधाएं ऐसे तैयार करवाना है 9th में कि वो 12वीं तक भी ना भूले। जी, क्योंकि ये तो एक सामान्य है और मतलब सबके इसमें चलना है, 9वीं से लेके 10वीं 11वीं 12वीं सब में यही मिलना है। व्याकरण भी इनका जो अपठित बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन जो कुछ भी है, ये इनका 12वीं तक चलना है। और अगर 12वीं के आगे उन्होंने हिंदी पढ़ने की इच्छा रखी तो उनको ये बहुत आगे भी काम आएंगे। और हमारे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कम से कम करें या ना करें लेकिन सोचते जरूर हैं कि हमें पीएससी तक देना है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देना है। तो ये व्याकरण ऐसी है कि इनको बहुत समय तक काम आएगी। इसलिए मेरा एक सुझाव ऐसा है मैडम कि अगर बच्चा 9वीं में आता है और एक व्याकरण की कॉपी बनाता है तो वही व्याकरण की कॉपी जब तक वो हिंदी पढ़ रहा है तब बिल्कुल, तक उसको आगे बढ़ाया हमेशा जा सकता है। एक कॉपी उसकी इतनी सुंदर डिजाइन करके बना दें कि वो हमेशा उसकी तिजोरी में रखी रहे, जी मतलब जी। वो संभाल कर रखे नहीं, पूंजी जैसे। मतलब बाद में वो ये ना कहें कि अरे ये तो 9वीं की कॉपी है, हम 10वीं में नई कॉपी बनाएंगे। तो व्याकरण की कॉपी अगर वो एक ही बनाए तो कभी भी उसके लिए भी अच्छा है और हमें भी पता रहेगा कि बच्चा इसके पहले क्या क्या पढ़ चुका है। इसी तरह पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, जिसका सामान्य परिचय हमें 9th में देना होता है। भक्ति काल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल में विशेष रूप से छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता, इसके विषय में हम बच्चों को उनकी परिभाषाएं और उनकी विशेषताएं, 3-4 विशेषताएं जो कि बहुत सरल वाली हैं, वो तो हम इस बच्चे को सिखा सकते हैं जो डी और ई ग्रेड वाला है। बहुत सारी चीजें मैडम अपन अभी गतिविधि में देखेंगे कि जी जी। इतनी कॉमन है कि जी वो एक ही बात बहुत सारी जगह हम यूज कर सकते हैं परीक्षा में। और कवि परिचय और लेखक परिचय के लिए भी बहुत सुंदर गतिविधि यहाँ पर दी गई है। हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हम्म। और एक अगली इकाई के रूप में आ जाता है काव्य बोध। तो काव्य बोध और भाषा बोध दो पार्ट हैं। काव्य बोध का रिलेशन पद्य साहित्य से है और भाषा बोध का गद्य साहित्य से। ठीक है। तो काव्य बोध में हमें काव्य की परिभाषा है, ये भी हमें इस तरह से तैयार करना है कि वो कॉपी उसकी 12वीं और उसके बाद भी काम आ जाए। जी। और बस। अगली पुस्तक है इनकी कृतिका भाग 1, जिसमें भी 3 पाठ हैं, है ना। ये पूरक पाठ्य पुस्तक है, इसमें से कुल मिलाकर 8 नंबर के प्रश्न आने हैं। और ये जो भाषा बोध है इसमें भी अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, आंचलिक, इस तरह के शब्द, उनके उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द। और एक बात और है, ये जो निपात शब्द है ये वो 9वीं से पढ़ रहा है तो 10वीं 11वीं 12वीं सब में पढ़ रहा है निपात शब्द क्या चीज है। संधि और समास के सामान्य परिचय। और कृतिका के 3 ही भाग हैं, इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी। मैडम एक बात और है, जैसे अपन छंद पढ़ाते हैं जी। तो हम बहुत सारे छंद पढ़ा देते हैं बच्चे को, हम्म। लेकिन 9वीं कक्षा में उसको छंद की परिभाषा और उसके जो गति, तो लय आदि ये है, इनको समझाना है, उनकी परिभाषा लिखानी है बहुत छोटी छोटी सी। हम्म। और फिर दोहा और सवैया की भी बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा जो 2 पॉइंट में आ जाए, जी ऐसे 2 पॉइंट वाली परिभाषा उनको बतानी है। जी बहुत जी। ज्यादा हम शास्त्रीय भाषा में बच्चों को उसको उनकी ना सामान्य सिखाएं, बोलचाल की भाषा में सामान्य अगर हम सिखाएं। लिखवाएं, जिन भाषाई शब्दों से वो परिचित है, तो मेरे ख्याल से वो जल्दी इसको याद कर पाएगा। और ऐसे ही अलंकारों के लिए भी है, हम बहुत सारे अलंकार सिखा देते जी। हैं। लेकिन 9वीं कक्षा में तो अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, बाप रे, बस इतने इतने सारे ही। अलंकार हैं तो। हाँ, इतने आप बच्चे इतने के लिए सारे बोल इतने रहे हैं, सारे। सही बात है। हम इसका एक बहुत सुंदर चार्ट बनाकर अभी गतिविधि में देखेंगे कि हम चार्ट के माध्यम से एक बार में और हम्म। एक पेज में जी। ये पूरे अलंकार कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। अरे वाह, अगर वो एक ही पेज में आए तो जैसा आपने कहा था इतने से ही हैं, तो वाकई वो इतने से ही दिखेंगे जी फिर। बिल्कुल। आ, देखिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने
आपको ये तो प्रश्न पत्र देखकर ये आपको सबको पता है, इसलिए इस पर हम चर्चा अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत समय से इसकी इसी तो पैटर्न। गतिविधि करनी है ना हमें। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब कक्षा 10वीं की कक्षा 10वीं 10वीं की भी है। जैसा कि हमने बताया, अपठित बोध, पत्र लेखन और निबंध लेखन, ये जो है ये वैसे ही उसी क्रम में है, अध्यापन क्रम में हम इनको सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि बच्चे के पास इसमें विस्तार से लिखने के लिए होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है अपठित बोध की, कि प्रश्न वही की मिलते हैं और प्रश्न के उत्तर भी वही मिलते हैं उसको, बिल्कुल। जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा पूरे पूरे नंबर उसमें ले सकता है। इसलिए इसका हमको उनको प्रयास बार बार कराना है, अभ्यास कराना है, ताकि वो प्रश्नों के उत्तर निकालना सीख जाए। और वैसे ही पत्र है, पत्र में भी जो प्रश्न में लिखा है उसी के वहां विषय भी लिखा रहता है, किसके लिए लिखना है वो भी लिखा रहता है। और आप तो खुद हैं ही जो बच्चे लिख रहे हैं, लिखने वाले, बहुत सारी चीजों के नंबर वहीं से मिल जाते हैं, प्रश्न मिल जाते हैं। इसमें भी कुछ पाठ है, क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के। तो जितने हमको यहाँ अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हम उतने ही पाठ उनको पढ़ाएं। अगर पुस्तक में अधिक हैं तो उन्हें बाकी के छोड़ दें। जैसे नेताजी का चश्मा है, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, और नौबत खाने में इबादत, संस्कृति, ये इतने ही पाठ हैं। और फिर गद्य की प्रमुख और गौण विधाएं हैं। गौण विधाओं के और प्रमुख विधाओं के नाम यहाँ नहीं दिए हैं, इसका मतलब हमको सारी विधाओं पर फोकस करना है कक्षा 10वीं में। और व्याख्या और लेखक परिचय तो है ही। फिर हम देखते हैं काव्य खंड में, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, मन की मन ही मांझ रही, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हरी है राजनीति पढ़ाए। मैडम ये अलग अलग क्यों दिया है पता है आपको? नहीं, क्योंकि इसमें इतने ही पद पाठ्यक्रम में अच्छा, रखे ये गए केवल हैं। 2 ही पद हैं क्या? नहीं, ये 4 पद हैं, जी जी 4 जी ही पाठ्यक्रम में रखे हैं। जी जी जी। फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, आत्मकथ्य है, उत्साह है, अट नहीं रही, अट नहीं रही है, वह दंतुरित यह मुस्कान। दंतुरित मुस्कान, फसल, संगतकार, ये इतनी ही कविताएं इसमें रखी हुई है। फसल कविता तो 7-8 लाइन की है बस। जी जी। और पद्य साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को रखा हुआ है, रीति काल रखा हुआ है। देखिए अंतर, यहाँ पर रीति काल कर दिया, वहां आदिकाल और आधुनिक काल किया था, भक्ति काल भी था, छायावाद, रीति काल, आधुनिक काल। इसमें आधुनिक काल में प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता। कई लोग समकालीन कविता, अकविता ये भी लिखवा देते हैं। सामान्य जानकारी के लिए चार्ट में हम लिखवा सकते हैं, लेकिन उनको फोकस डी और ई ग्रेड के बच्चों के लिए प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता की 4-4 विशेषताएं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, बस इतना ही काफी होता है। कवि परिचय और ये तो है ही व्याख्या। फिर काव्य की परिभाषा भेद हमने वहां पर भी देखा था, रस के अंग और प्रकार उदाहरण सहित दे दिया है यहाँ पर। और दोहा और सवैया 9th में था, यहाँ दोहा और चौपाई। देखिए यहीं पर हम देख रहे हैं कि जो 9वीं में पढ़ा है वो 10वीं में भी है। 10वीं में भी है। ऐसे ही अलंकार में वहां पर भी मानवीकरण था, यहाँ पर भी मानवीकरण है, लेकिन 3 अलंकार इसमें और भी जोड़ दिए हैं, जो कि बहुत ही साधारण है। यदि हम चार्ट बनाकर बता दें बच्चों को, तो अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, ये दोनों का अंतर भी बताएं तो इतने इतने जल्दी बच्चा सीख जाता है कि वो जिंदगी भर नहीं भूलता है। इसी तरह संधि समास तो वहां पर भी था, यहाँ भी है। यहाँ क्रिया के भेद और क्रिया विशेषण और एक चीज और जोड़ दी है, वो है वाच्य। हाँ, वाच्य जोड़ा है, और ये हमें बहुत सावधानी से समझाना चाहिए, क्योंकि वाच्य शब्द लगता बहुत कठिन है, किंतु अभी हमारे जो शिक्षक साथी हमारी बात सुनकर उस बात का मर्म निकाल पा रहे हैं, वही तो वाच्य है ना। जी, किस तरह से कौन से भाव समझ में आ रहे हैं, कौन से कर्तावाचक हैं, हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब कुछ अलग अलग तरह के वाच्य ही हैं। और सब बहुत सीधी सी बात है कि जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उसको वॉइस में पढ़ाते हैं। उनके पास 2 ही वॉइस हैं, एक्टिव और पैसिव। हमारे पास 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस तरह से हम थोड़ा सा, और उस पर आगे कभी भविष्य में अगर हमको मौका मिलेगा तो हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, क्रिया के भेद और क्रिया विशेषण भी पढ़ना है। मुहावरे और लोकोक्तियां हमें 9th में भी था और यहाँ पर भी है, और ये आगे तक भी जाएगा, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियां बच्चों को जितनी अधिक याद होगी, उनकी भाषाई समृद्धि उतनी अधिक होगी।
और वो उतना ही ज्ञान, जब हम किसी से बात करते हैं, जितने भी मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करके बात करते हैं, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि हमारी बात कहने का उसका जो वजन है, उसका जो प्रभाव है, वो दूसरों पर अधिक पड़ता है। तो मुहावरे और लोकोक्तियां वैसे भी गांव में चले जाएं तो वो लोग आधे से ज्यादा बातें तो लोकोक्तियों में ही करते हैं। तो बच्चों को बहुत सारी लोकोक्तियां पता होती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये लोकोक्तियां हैं, लेकिन इनको लोकोक्तियां क्यों कहा जाता है। ये नहीं जानते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है। हमें इन चीजों पर भी, इन बातों पर भी बच्चों को ध्यान देना है। इस पर भी प्रश्न आते हैं, इन दोनों में अंतर में। इस और पर तो एक साधारण सी यदि चर्चा कर ली जाए, और मैं अपना एक ट्रिक आपको बताऊं जी कि जी मैं बच्चों से कहती हूँ कि मैं अपने 40 मिनट की कक्षा में जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें कुछ मुहावरे आएंगे और कुछ लोकोक्ति आएंगी। जी उनको आपको तुरंत नोट कर लेना कि मैंने कौन सा मुहावरा बोला है और कौन सा जी जी लोकोक्ति बोली है। तो बच्चे ध्यान से भी सुनते हैं मेरी बात, और फिर जैसे ही मुहावरा आता है तो वो बच्चे खुद ही बोल पढ़ते हैं, मैडम मुहावरा। जी तो बच्चे बहुत जल्दी, वरना हम सोच कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मैडम कि बच्चा सीख कहाँ से रहा है। जी। और ये बहुत अच्छा लगता है कि जब हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें से बात में से कोई वाक्य या कोई शब्द उनको पकड़ना हो तो बहुत ध्यान से पकड़ते हैं। भले ही वो मुहावरा है या लोकोक्ति, इस पर अंतर ना कर पाए, लेकिन वो पकड़ता जरूर है कि हाँ ये मुहावरे है या लोकोक्ति जो आपने बात कही है। कृतिका में जो पाठ है वो है माता का अंचल और साना साना हाथ जोड़ी मैं क्यों लिखता हूँ, 3 ही पार्ट हैं। और कृतिका के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा जी और बाकी वस्तुनिष्ठ आएंगे। तो इतने बार हम पाठ पढ़वा दें बच्चों को जी और जी उसमें पेंसिल से लाइन खिंचवा दें जी कि वो प्रश्न बनाए और फिर उसके उत्तर वस्तुनिष्ठ के रूप में उसमें लिखे, तो जी जी इसका अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाता जी है। जी। बच्चों को क्या है, उत्तर से अधिक ना प्रश्न बनाने में बहुत मजा आता है। अगर वो खुद ही प्रश्न बनाएगा पाठ पढ़ने के बाद और उसके उत्तर भी वो खुद ही जानेगा, तो उसको प्रश्न बनाने में भी बहुत मजा आता है। और अगर इस तरह का काम करेगा तो बहुत ऐसे जो 6 नंबर के जो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं वो अपने आप ही तैयार हो जाएंगे, ताकि पाठ में से कहीं से भी कुछ भी पूछे बच्चा उस बात को जानेगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो है 2 कक्षाओं की 4 पुस्तकें। जैसे कि अभी मैडम ने आपसे बताया था कि इस बार अभ्यास पुस्तिका भी आई है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से देखिएगा, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। ये अभ्यास पुस्तिका कक्षा 10वीं के लिए भी है और कक्षा 9वीं के लिए भी है। बच्चे को अलग से किसी भी तरह की कॉपी नहीं खरीदना है, और हमें भी उससे अलग से कोई कॉपी लेकर मेंटेन नहीं करवानी है कि बेटा प्रश्न भी लिख और उत्तर भी लिख। प्रश्न वो खुद ही देंगे, उत्तर लिखने की जगह भी वो खुद ही देंगे, ताकि उस प्रश्न की जो निश्चित शब्द सीमा है उसमें ही वो उत्तर लिख पाए। मेरे ख्याल से इस तरह के मॉड्यूल्स आपके पास पहुंचे होंगे, और नहीं पहुंचे होंगे तो आप कम से कम ऑनलाइन में विमर्श पोर्टल से उसको प्राचार्य लॉगिन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैडम इतनी खूबसूरत पुस्तक आई है कि ऐसा लगता है कि कब जल्दी हम इसे हाथ में लें और बिल्कुल इसमें संकेतों के अनुसार गतिविधियां करवाते हुए, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखवाते हुए इनका अभ्यास आरंभ करते हैं। देखिए उन्होंने कलर भी अलग, डिजाइन भी कितनी सुंदर है। मैं तो अपनी कॉपी में, बच्चों की कॉपी में बोलूंगी कि ये चित्र का तो आप लोग बिल्कुल बना लो ड्राइंग। जी, तितली और बगुले बनाने में शायद बहुत बहुत मजा आए। मजा आता है बच्चों को, और तो उनको देखिए ना, अब 9वीं की कक्षा में भी पेड़ पर जो है, पेड़ के ऊपर से अक्षर उड़े चले जा रहे हैं। बिल्कुल उन्हें इतना रुचिपूर्ण, हमको आनंदपूर्ण वातावरण देना है निदानात्मक कक्षा में। ऐसा ना हो कि हम आते से डांटने लग जाए, क्यों इतना देर से क्यों आया, कल क्यों नहीं आया था, बस इतने में तो निदानात्मक शिक्षण खत्म हो जाता है। तो बच्चा जो सीखता है उससे वो विरोध करना सीखता है, जी, निदान सामंजस्य कुछ भी करना नहीं नहीं, होगा निदान उसका। नहीं हो पाता है। तो हम इस वाले स्ट्रेटजी को बदल दें जी और बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से आनंदपूर्ण वातावरण में बच्चे का भव्य स्वागत करते हुए ये शिक्षण कार्य करेंगे। जी तो ये जो मॉड्यूल है इसमें विद्यार्थी की अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसमें इकाई के अनुसार सामग्री दी है और अभ्यास प्रश्न दिए हैं और अभ्यास प्रश्नों के लिए स्थान भी दिया है। इसका मतलब ये वर्क बुक है और यहाँ पर लिंक दी गई है जिसके माध्यम से आप मॉड्यूल को आप क्या कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। विमर्श पोर्टल पर ये आपको मिल जाएगा।
यहाँ से तो नहीं खुलेगी, लेकिन विमर्श पोर्टल पर हम प्राचार्य लॉगिन से उसे खोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रश्न मंच क्यों करवाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास के लिए हम प्रश्न मंच करवाएंगे। एक विशेष बात इस बार के निदानात्मक शिक्षण के साथ जोड़ी गई है कि आपने अभी तक यदि सदन निर्माण नहीं करवाया है तो कृपया आप 4 सदन बना लीजिए और उन सदनों के आधार पर आप रेमेडियल शिक्षण कीजिए। आपको भी बहुत मजा आएगा और बच्चे तो सीख ही लेंगे। तो हम ऐसा प्रश्न मंच करवा सकते हैं जी जिसमें हमने देखिए चंद्रवरदाई समूह, तुलसीदास समूह, सुभद्रा कुमारी चौहान समूह, महादेवी वर्मा समूह, बिहारी समूह, कबीर समूह और भी बहुत सारे समूह आप बना सकते हैं। और इस तरह 6 समूह बनाकर हमने गतिविधि करवाने की यहाँ पर बहुत सुंदर आइडिया यहाँ पर दिया हुआ है इस गतिविधि का। और इसमें प्रश्न मंच के हम चरण करवा सकते हैं। हमारे अनेक शिक्षक हैं जो प्रश्न मंच करवाने में माहिर हैं, हमें भी सीखना चाहिए। और यदि हम ये नहीं कर पाते हैं तो हम सदन के जो लीडर्स बच्चे हैं, मतलब ए ग्रेड वाला बच्चा है, बी ग्रेड वाला बच्चा है, उन दोनों ग्रेड के या सी ग्रेड वाले बच्चे को भी हम उपयोग करें और उन तीनों का उपयोग करते हुए प्रश्न मंच करवा लें। जी बच्चे खुद प्रश्न तैयार करके लाते हैं, जो कि रेमेडियल शिक्षण वाली जो मॉड्यूल है उससे भी हो सकता है। कुछ पुराने हमारे प्रश्न पत्र हो सकते हैं, उनसे छांट कर वो ला सकते हैं जी और उनके उत्तर सहित वो लेकर आएंगे, स्लिप बनाएंगे और इस तरह की गतिविधियां करवाएंगे। हम तो वहां केवल दर्शक दीर्घा में भी बैठ सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं जी जी तो ताकि क्या बच्चे खुद ही अनुशासन बने। प्रश्न हाँ। पूछेंगे और बच्चे खुद ही उत्तर बताएंगे तो कभी भी उनको प्रश्न और उत्तर ज्यादा अच्छा ध्यान रहेगा। जैसे इसमें पहला चरण दिया है बहुविकल्प। बहुविकल्प प्रश्नों से तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से परिचित है, क्योंकि वो बहुत सालों से कौन बनेगा करोड़पति देखते चले आ रहे हैं। तो उनको भी पता है कि किसी भी प्रश्न के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर मिलेंगे, लेकिन हमारे पास स्क्रीन नहीं होगी, बस हम उनको विकल्प देंगे और अगर उन विकल्पों को लिखने की सुविधा हो तो हम बिल्कुल उसको बोर्ड पर लिख सकते हैं। इससे मैडम एक फायदा और होगा, जी जी बच्चे को कहें कि वो अमिताभ बच्चन की तरह बोले जी और बिल्कुल स्क्रीन होगी उसका बोर्ड, जी जी हमारा जो ग्रीन बोर्ड है जी वो स्क्रीन हो जाएगी। जी उसका राउंड भी हम चला सकते हैं ऐसे ही कि हम 2-2 या 4-4 बच्चों को इकट्ठे बिठाएं और सिर्फ उनसे ही प्रश्न पूछें, उनको मजा भी बहुत आएगा। और बच्चों की थोड़ा प्रोत्साहवर्धन के लिए हम बच्चों को कुछ ना कुछ प्रशंसा उनकी ऐसी करें कि बच्चे आगे भी इस तरह की कोशिश करें और अगर संभव हो तो छोटा मोटा कुछ भेंट वस्तु भी हम उन्हें दे सकते हैं, जिससे एक बच्चा जीतने के बाद अगले के लिए वो प्रयत्न करेगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए जब हम पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो उसी में से हमको कुछ स्मरणीय बिंदु होते हैं जिनको हमें रेखांकित कर देना होगा। मतलब ये प्रश्न आ सकता है या इस तरह का प्रश्न हो सकता है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। इस तरह के कम से कम 20-20 स्मरण बिंदु या 20-20 पॉइंट अगर बच्चा खुद याद कर लेगा तो बहुत सारे उत्तर उसको वैसे भी बन जाएंगे। और आगे का इसमें एक गतिविधि और बहुत सुंदर दी है हासिल जी करो जी ना, आपने कैसे? ध्यान से देखा होगा। हम्म सभी लोग इसको पढ़ भी रहे होंगे गतिविधि को और वैसे ये प्रिंटेड भी मिल जाएगी आपको। उस समय भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसको मोटा मोटा आपको बताऊं कि इसमें क्या किया है। बहुत सुंदर गतिविधि करवाई है। जैसे मान लीजिए एक कोई पाठ है जी और उस पाठ में से हमने हमने अभ्यास वाचन करवाया उसका जी और वाचन कराते हुए हमने पेंसिल से लाइन खिंचवा दी, उसमें जी अंडरलाइन करवा दी जी और उसको बिंदु क्रमांक 1, हम्म बिंदु क्रमांक 2, इस जी तरह से हमने पूरे पाठ को लगभग 40 बिंदुओं में विभाजित कर दिया। जी अब हम क्या करेंगे कि हर बच्चे को बोलेंगे कि वो दो दो बिंदु अलग अलग कागज की पट्टियों में लिख कर ले आए। जी जी मतलब कागज जो अपने बैक साइड वाले अपन यूज कर सकते हैं, जी बच्चा फाड़ कर फेंक देता है, उन कागजों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म पीछे हमने बिंदु क्रमांक 1 लिखा और वो पूरी लाइन वहां पर उतार दी। फिर बिंदु क्रमांक 2 लिखा, फिर एक पट्टी बनाई उसमें और उसकी स्लिप बनाकर हमने कहा कि अब ये 2 आपको याद करके आना है। जी अब जी हम क्या कर रहे हैं इस गतिविधि में कि जब 40 बिंदु इस तरह से लोगों ने लिख लिया है, सारे बच्चों ने लिख लिया है, तो हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं चलो बिंदु क्रमांक 1। जी तो वो एक बिंदु जिसके पास आई है स्लिप, जी वो जी खड़े होकर उसका वाचन करता है। जी तो इस तरह से
बहुत ही रोचक और जिज्ञासु प्रवृत्ति वाली जो ये गतिविधि है, जी, जी। वो करने से बच्चे के दिमाग में वो पाठ पूरी तरह से बैठ जाता जी, है। जी, जी। और जब वो लिख रहे हैं, पट्टियाँ बना रहे हैं और जी। वाचन कर रहे हैं, बोल हुँ। रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पाठ तो बच्चे के दिमाग तक पहुँच ही गया है, समझ जी, जाइए। जी, जी। ये इसी में ना एक गतिविधि मैंने भी पहले कभी कराई थी। अब इस समय तो मैं नहीं करवा पाई क्योंकि पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग से उतर गई होगी कि जब पाठ पढ़ाते समय बहुत सारी चीज़ों को हम अंडरलाइन करा देते हैं कि बेटे ये वाला वाक्य है, ये शब्द है, ये बिंदु है, इसको हमने अंडरलाइन तो करा दिया। ऐसे ही जब पूरी पुस्तक पढ़ ली जाती है तो उस पुस्तकों में से 2-2 पन्ने में छाँट लेती थी और उसमें से मैंने कोई वाक्य पढ़ा, उसके बाद बच्चों को बोलते थे ढूँढो, पूरी पुस्तक में ये वाक्य कहाँ है? तो जिस बच्चे ने कभी पुस्तक सिर्फ हमारे पढ़ते समय सिर्फ पलटाई बस होगी, वो भी उन चीज़ों को, उन बिंदुओं हाँ, को ये ढूँढने के लिए दोबारा पढ़ने की कोशिश मुझे याद करता आ रहा है। है हम लोग बचपन जी। में जी, जी। बैठे-बैठे खेल खेला खेल करते थे खेलते थे। कि एक कोई शब्द बोलता था और हम लोग सब जुट जाते थे उसको किसको पहले ढूँढने मिल के रहा लिए, है। हाँ। बहुत और ही बहुत आनंद कॉम्पि आती और क्या है किसी को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमको याद करके ही आना है तभी बताना है, तो हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है और ऐसे में मेरे ख़्याल से वो बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जो पढ़ने पर ध्यान नहीं देते। इसी बहाने एक बार पुस्तक उनकी आँखों के, उनकी नज़रों के नीचे से ज़रूर गुज़र जाती है। एक गतिविधि इसी से रिलेटेड और होती है जी, जी। कि जो बिंदु बच्चे ने लिखा है हुँ। उसको हम प्रश्न के रूप में कैसे देंगे, हम वो किसका उत्तर बन सकता है। जी। तो हमने उसी के ऊपर उसका प्रश्न लिखवा दिया। हुँ, तो हुँ। ये समझ जाइए कि 40 प्रश्न उसके पास तैयार हैं जी, बिल्कुल। और वो बच्चे ने स्वयं बनाए हैं प्रश्न। इसका हुँ। मतलब है कि जब उसने प्रश्न बनाए तो उसको ये तो हो गया विश्वास कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जी। एक आत्मविश्वास प्रबल हुआ उसका हुँ, और हुँ। उसने प्रश्न बनाना सीख लिया। प्रश्न बनाना सीखा तो उत्तर भी उसको आ गए। तो हुँ, हुँ। ये निदानात्मक शिक्षण की एक बहुत सुंदर गतिविधि है। हुँ, हुँ, हुँ। आगे हम अपठित बोध को देखते हैं। इस अपठित बोध में 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, निर्धारित अंक 4 होते हैं। अगर 4 प्रश्न पूछे गए हैं तो प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होता है और अगर 3 पूछे गए हैं तो लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न और शीर्षक इस पर 1 नंबर और उसके केंद्रीय भाव या सारांश पर 2 नंबर निर्धारित होते हैं। ठीक है? लेकिन एक चीज़ और होती है कि बच्चों को ना शीर्षक इस शब्द का अर्थ ही नहीं पता। वो कई बार शीर्षक लिखने को बोले तो सारांश लिखते हैं और सारांश लिखने को बोलो तो शीर्षक लिख देते हैं। तो इनको हमको सबसे पहले इन शब्दों के अर्थों की जानकारी देनी पड़ेगी कि शीर्षक क्या? तो शीर्षक नाम है, एक किसका? चीज़ ये भी गद्यांश का। एक चीज़ ये भी होती होगी ना मैडम कि आजकल हम अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लग गए हैं, जी, जी। पढ़ाते समय भी। जी, जी। हिंदी शिक्षक भी करते हैं, बल्कि मैं भी अपने आप को देख रही हूँ कि मुझ में कुछ समय से ऐसा बदलाव आया है कि मैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने लगती हूँ। जी, तो जी। हम कक्षा में जाते हैं, चलो टाइटल लिखो, हुँ, हुँ, अब हुँ। परीक्षा में आ जाता है शीर्षक लिखो। जी, जी, जी। ये भी एक बात हो सकती है शायद जी, इसके जी। लिए। जी, हमें इसीलिए शब्दों से उनका अगर परिचय हो गया, तो वो उसमें क्या लिखना है इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। शीर्षक में तो कई बार ये भी होता है बेटा ये पूरा पाठ है, इस पाठ का नाम क्या होगा? नाम क्या होगा मतलब शीर्षक क्या होगा? तो उस शीर्षक के विषय में हमको उसको जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा 9वीं का बच्चा तो खासकर बहुत इसमें दुविधा में रहता है कि हमको वहाँ लिखना क्या है? और सारांश कभी-कभी वो 1 लाइन का, कभी-कभी 1 शब्द का और कभी-कभी इतना कर देता है कि व्याख्या हो जाती है। तो सारांश की भी एक समय शब्द सीमा है, उस शब्द सीमा पर ही हम उनको लिखवाएँगे, लेकिन जितना हम अधिक से अधिक उनको अपनी कक्षा में अभ्यास कराएँगे, उतना वह उसको समझ पाएगा। इसके लिए एक महत्वपूर्ण लिंक है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस लिंक को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, तो भी क्योंकि ये विमर्श पोर्टल पर यूट्यूब पर आपको इस तरह की अपठित बोध से संबंधित प्रश्न और गतिविधियां मिल जाएंगी। अब एक समस्या यहाँ पर आती है कि यदि हमने अपठित बोध के प्रश्न बच्चों को करने के लिए दिए और वो प्रश्न के उत्तर नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब क्या-क्या हो सकता है? पहला तो उसको लिखना नहीं आ रहा है और पढ़ना नहीं आ पढ़ना रहा है, भी तो नहीं हमको आएगा। लिखना और पढ़ना सिखाना है उसको। हुँ। बच्चों में हम देख रहे हैं कि रचनात्मकता का अभाव होते जा रहा है। जी, मतलब वो देखकर और दूसरों की नकल करके कोई तो न कर सकता कोई है, कल्पना नहीं कर पाते लेकिन उसमें। स्वयं की प्रतिभा का वो दोहन जी। नहीं कर रहा है।
तो हमको उसकी सोई हुई प्रतिभा को जगाना है और उसको दिशा देनी है। फिर तथ्यों का विश्लेषण, अभी देखिए एनएस का पेपर हुआ है, 9वीं कक्षा के सारे बच्चों ने हल किया। उसमें यही प्रश्न वहां पर दिए हुए हैं, यही पूरे प्रश्न दिए हैं कि बच्चा लिख पा रहा है कि नहीं, पढ़ पा रहा है कि नहीं, रचनात्मकता है या नहीं, विश्लेषण कर पा रहा है या नहीं, उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता है या नहीं, और तार्किक क्षमता यानी वो तर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये क्षमता हम अपठित बोध के माध्यम से ही करवाएंगे। अभी एनएस का एक मॉक टेस्ट और होना है और फिर एक वो भी होनी है फाइनल एग्जाम उसका, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो हम जब अपठित बोध का अभ्यास यहाँ रेमेडियल में करवाएंगे तो हमारा मॉक टेस्ट भी और एनएस भी उसकी तैयारी भी साथ में होती है। और भविष्य में आपको बताऊं कि जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम, उसमें भी इसी पैटर्न के प्रश्न वहां पर आते हैं। तो हमें उसमें अनुच्छेद का बार बार अभ्यास करवाना है, वाचन करवाना है। वाचन करने के बाद उसमें उसका अनुकरण वाचन करवाते हुए उच्चारण पर ध्यान देना है। फिर नए शब्द यदि आ रहे हैं तो उसके अर्थ का परिचय हम करवाएंगे उनको, बच्चों को, यानी हम एक कोई अभ्यास करवाएं और उसमें शब्द के अर्थ ढूंढने, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि कॉपी में हम प्रश्न के उत्तर ही लिखवाते हैं, केवल शब्दार्थ नहीं लिखवाते। जबकि हम जब पढ़ते थे तो हम बकायदा सबसे पहले पाठ का नाम और फिर शब्दार्थ लिखते थे। क्योंकि आसोलकर मैडम, हमारे हिंदी भाषा सिखाने का एक ही उद्देश्य है कि बच्चे का शब्द भंडार बढ़े, और वो हम नहीं करवा पा रहे हैं। एक ही शब्द के कई तरह के अर्थों से परिचित भी हो। हाँ, और फिर वर्तनी भी बच्चों को नहीं आ रही है। उसमें हमने देखा कल कला कौशल का बहुत सुंदर मेला लगा हुआ था जिला स्तर पर, और बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग और कलर का यूज करके हुए और चार्ट बनाए थे। लेकिन जब उन्होंने उसका नाम लिखा, शीर्षक लिखा, उसकी वर्तनी गलत कर दी, तो उनका सारी मेहनत पानी हो गई। तो वर्तनी सिखाना वर्तनी से हो ही जाता है जी। तो वर्तनी सिखाना भी बहुत आवश्यक है बच्चों की। हिंदी की तो एक ऐसी भाषा है कि जैसी बोली जाती है बिल्कुल वैसी की वैसी लिखी जाती है। ये एक हिंदी की खासियत है, विशेषता है उसकी। तो अगर शिक्षक आदर्श वाचन कर रहा है और वहां पर शिक्षकों के उच्चारण में कोई गलती नहीं है, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा भी अनुकरण वाचन करते समय उस जगह पर की जो उच्चारण है जहां उसको नहीं बन रहा है, वहां वो रुक के पूछेगा जरूर एक बार कि सर इसको या मैडम इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि वो जान रहा है कि सर ने या मैडम ने उसको इस तरह से पढ़ा था और मैं उस शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो बार बार उन शब्दों के उच्चारण करेगा, थोड़ा सा छोटा या बड़ा, तो वो बिल्कुल उसकी वर्तनी भी उस उच्चारण के साथ साथ सुधरती है। वो जितनी बार लिखेगा हम उतनी बार उसकी वर्तनी सुधारेंगे और उसको बताएंगे कि यहाँ छोटी मात्रा क्यों है और बड़ी मात्रा क्यों है, क्योंकि उसके उच्चारण में अंतर है। तो वो अंतर अगर वो एक बार सीख गया तो वर्तनी अपने आप ही उसकी सही हो सकती है। फिर है प्रश्नों को बार बार पढ़ना, फिर उनके उत्तरों का अभ्यास कराना। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं चलो याद करके बताओ, 5 मिनट में याद होना चाहिए, और याद नहीं हुआ तो फिर देखना। ये टेक्निक थोड़ी पुरानी हो गई है, अब इसको अपन बदल डालते हैं। हमारी टेक्निक होना चाहिए कि हमने एक पोर्शन, एक पाठ का अंश हमने उसको पढ़ाया, और जो कि बहुत सरल था, और उस सरल पोर्शन में से हमने बच्चे से कहा कि चलो इसके प्रश्न बनाओ और अब इसके उत्तर भी निकालो। जी। बस इस तरह से। और मान लीजिए हमने प्रश्न दे दिए और उनसे कहा उत्तर निकालो, और नहीं बनता है तो हम उसको बोलते हैं फिर से पढ़ो। फिर हम उंगली रखकर भी बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, और आपको उत्तर मिल जाएगा। फिर बच्चा पढ़ता है, और यदि हमने पका पकाया दे दिया तो फिर अपच तो होना ही है, उत्तर अपने लिए कभी नहीं निकाल पाएगा। और फिर किसी भी चीज का उत्तर बस वो वही ढूंढेगा कि जहां लिखा हुआ मिल रहा है उसी में उत्तर हो। हमें उत्तर संक्षिप्त हो, इसका ध्यान रखना है, और भाषा उसकी सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें उसके शीर्षक के चयन हेतु बच्चों के साथ में उनकी मदद करनी है कि हमको शीर्षक कैसे निकालना है। जो पूरे गद्यांश का मूल तत्व है उसको समझने का प्रयास या समझाने का प्रयास अगर हमने उनको किया तो वो शीर्षक अपने आप ही निकाल लेगा। और सारांश भी लिखने का उनको बार बार प्रयास या अभ्यास हमको कराना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें गद्यांश में दी गई जितनी अभिव्यक्तियां हैं उस अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्षक वह चयन करे। शीर्षक तो ऐसा होना चाहिए जो पाठ का दर्पण होना चाहिए।
जी, जी। अब आते हैं पत्र लेखन पर। ये भी 4 अंक का है और आप और हम जानते हैं कि हमको पत्र लेखन 2 तरह से पढ़ाया जाता है। हमने भी पढ़ाया है बच्चों को औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। लेकिन दोनों में ही हमको प्रश्न में से ही सबसे पहले क्या-क्या निकालना होगा कि पत्र किसको लिखा जा रहा है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है? पत्र क्यों लिखा जा रहा है, ये भी हमको प्रश्न बता ही देता है। उसका कारण भी हमें बताता है, लेकिन बस उसकी विषय वस्तु हमें लिखनी होती है। लिख कौन रहा है और कब लिखा जा रहा है। तो स्वाभाविकतः जब बच्चा पेपर में लिखता है तो वो पेपर वाली डेट ही डालता है वहाँ पर। ठीक है? तो इसको भी इसके लिए भी यूट्यूब पर एक लिंक है, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और इस लिंक पर जाकर अपने पत्र संबंधी जो आपके उत्सुकताएँ हैं, जिज्ञासाएँ हैं, उनको वहाँ पर भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रारूप जैसा कि हमें हर बार मिलता है, उस तरह का एक प्रारूप भी यहाँ पर हमें पत्र का दिया जा रहा है। यह प्रारूप भी आपके इस अभ्यास पुस्तिका में दिया है, जिसे हम पेंसिल से करवा कर बार बार अभ्यास कराएंगे। बहुत ही सुंदर फॉर्मेट है। मैं तो अपनी बच्चों की कॉपियों में भी इसी तरह का फॉर्मेट बनवा देती हूँ, बट हमारे पास तो अब प्रिंटेड फॉर्मेट आ गया है और हम इसका ही अनुसरण करेंगे। और इसमें देखिए प्रति के बाद जो बॉक्स है उसमें हम जिसको पत्र भेजना चाहते हैं, किसको पत्र लिखा जा रहा है, वो यहाँ पर आ जाएगा। विषय क्यों लिखा जा रहा है, तो विषय आ जाएगा। विनम्र निवेदन है कि बहुत ही सटीक और 2 शब्द में हमको यहाँ पर इसकी वर्तनी बच्चों को विशेष रूप से तैयार करवानी है। एक बात है कि प्रति प्राचार्य जब बच्चे लिखते हैं तो बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। हाँ मैडम, वो कई कई बार ना क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल है ना वो मैडम है, बच्चे प्राचार्य या जी महोदय श्रीमान श्रीमती पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि पद का तो कोई लिंग नहीं होता है। तो संबोधन में हम प्राचार्य ही लिखें, जिसमें प्रा में आ की मात्रा हो, चा में आ की मात्रा हो और या के ऊपर रेफ हो। बच्चे प्रचार लिख देते हैं जी कहीं, जी वो तो हम कम से कम लिखना सिखा ही दें जी बच्चों को जी बार जी बार। और इसको लिखाने का एक और अभ्यास ये हो सकता है कि बच्चे छुट्टी लेते ही हैं, जी उस समय हम उनका आवेदन छुट्टी का बार बार लिखवाएं, जी जी तो कम से कम ये हमारा एक पत्र तो तैयार हो ही जाता जी है। जी इस पत्र के संबंधित एक प्रयास मेरा भी ये रहता है कि जैसे ही विद्यालय का सत्र शुरू होता है, सत्र की शुरुआत में ही उनको सबसे पहले हम पत्र लेखन सिखा दें, बिल्कुल। ताकि उसको पूरे टाइम छुट्टी लेनी है, कभी आधी छुट्टी लेनी है, कभी 1 दिन की लेनी है, कभी 2 दिन की लेनी है, इस तरह की छुट्टियां उसको लेनी ही है। तो वो हर बार उस प्रारूप में लिख कर ही लाएगा। अगर उसने सही प्रारूप और सही शब्दों के साथ लिखा है तो ही उसे छुट्टी दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। ये तो मेरे स्कूल में मैं बहुत पहले से चलाती आ रही हूँ कि अगर प्रार्थना पत्र जो है आपका, औपचारिक पत्र जो है, वो अगर सही प्रारूप में नहीं होगा तो बच्चे को छुट्टी नहीं मिलेगी। और वो सही प्रारूप में लिखने के लिए छुट्टी अगर उसको बहुत आवश्यक है तो कम से कम 4 से 5 बार सही प्रारूप में लिखकर आखिरी में ले ही आता है, और नहीं होगी तो वो छुट्टी भी नहीं लेगा। कुछ बच्चे जो हैं, अधिकतर बच्चे, जी जी और मैं ये कहूँ कि बहुत सारे बड़े लोग भी हम्म, कुछ शब्दों में बहुत ज्यादा वर्तनी की अशुद्धियां करते हैं, जैसे प्रार्थी शब्द आ जाता है, हम्म। तो हम वहां पर प्रार्थी बच्चा नहीं लिख पा रहे तो आवेदक भी लिखवा सकते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि कम से कम वर्तनी की अशुद्धियां पत्र लेखन में बच्चे से हो। प्रति शब्द है उसमें भी ता में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं या फिर कॉमन ही लगाते हैं आगे। फिर प्राचार्य भी है, और चरण स्पर्श ऐसा एक शब्द है जिसको भी गलत करते हैं बच्चे। और कृपा और कृपया, जी इसमें भी काफी बहुत। त्रुटियां होती है। तो ये कुछ अंश हैं पत्र लेखन के जहां गलतियां होने की आशंका होती जी है। जी तो उन आशंकाओं का निवारण हमने यदि कर दिया हम्म तो हम्म बच्चे का 4 अंक तो बिल्कुल तय हो जाता है हम्म। और वो उसे कर पाता है। हाँ, एक बात और यहाँ पर है कि हमको ना बच्चे को जो पहले सेवा में करके लिखता था ना,
वो आदतें अब उसकी हटानी पड़ेगी। यहाँ से उसको हर चीज में प्रति लिखने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, ताकि वो बाहर के लिए भी किसी के लिए पत्र लिखे तो प्रति ही लिखे। मैडम, एक मेरा वो है आपसे प्रश्न है, जब ब्रिज कोर्स में भी हमको पढ़ाया गया था कि पत्र ऐसे लिखना है, तो कई बार वो नए फॉर्मेट की सीबीएसई पैटर्न का जो फॉर्मेट आया है उस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर जो हमको प्रारूप दिखाया है वो तो हमारे पुराने प्रारूप से है। तो हम इनमें से कौन सा चलाएं और कौन सा सही माने? मैडम, इसके लिए मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाईं ओर भी लिखा जाना मान्य है। अतः बाईं और दाईं ओर में से किसी एक और प्रार्थी लिखा जाना सही होगा। केवल प्रार्थी के लिए उन्होंने ये वाली बात कही है। जी जी ये जो प्रार्थी हमने देखा हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जिस पर एक अंक है जी पूरा, जी उसे हम कहीं भी नहीं लिखें, बीच में ना लिखें। जी या तो हम दाईं ओर लिख दें या फिर बाईं ओर लिख दें। जी। लेकिन एक चीज इसमें और स्पष्ट कर दूं मैं आपको हम्म, कि हमेशा हम जिसको संबोधन करते हैं वो हमारे बाईं ओर बाईं होता ओर है, होता है जी। और जो संबोधन कर रहा है वो दाईं ओर होता है। जी जी ये हमारी भारतीय परिपाटी है, और जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। जी हाँ, जब कंप्यूटराइज्ड होता है तब चूंकि वहां पर पैराग्राफ सेटिंग वगैरह होती है, तो वहां पर उन्होंने गाइड छापने वालों ने भी, और भी जो ऑफिशियल हमारे पत्र निकलते हैं उसमें भी इस तरह का प्रयोग होने लगा है। जी लेकिन जी बच्चा तो हाथ से लिखेगा, तो जी हमें जी। उसको पहले सही चीज सिखानी है। बाद में समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वो उसमें ढल सकने योग्य अपने आप को बना जी सकता जी। है। मैंने भी हमारे इसमें जितने भी हमारे पास जो ऑर्डर्स निकलते हैं, जो पत्र निकलते हैं, उस पर भी हम अभी तक देखें कि हमारे पास प्रार्थी जो है वो दाई दाई ओर ही लिखा गया है। जो भी पहुंचाने वाला है, प्रेषक है, जो भी हो, चाहे हमें ऊपर से ऑर्डर आते हो या हमारे पास कोई नोटिस पहुंचता हो, तब भी हम अपने प्राचार्य से किसी भी पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं, तब भी हम उसे दाई ओर ही करवा रहे हैं। मतलब अभी तक हमने शायद उसको बहुत पूरी तरह से अपनाया नहीं है। इसलिए हम कोशिश करें कि बच्चे को इस तरह का प्रार्थना पत्र ही सिखाएं, लेकिन अगर वो उस तरह बाईं ओर प्रार्थी लिख भी दे तो उसे गलत नहीं करना है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमें संबोधन पर 1 अंक है, विषय सही लिखने पर उसको 1 अंक है, विषय वस्तु, इतनी बड़ी विषय वस्तु लिखनी है, उस पर 1 अंक है, प्रार्थी पर 1 अंक है। तो हम कम से कम विषय वस्तु वो कहीं थोड़ी ऊपर नीचे गलत कर भी दे बच्चा, तो भी संबोधन, विषय और प्रार्थी, ये हम उसे एकदम सही समझाएंगे तो 4 में से 3 अंक तो बच्चे के कहीं नहीं गए। और विषय वस्तु में अगर उसने थोड़ा बहुत भी सही लिखा है तो आधा नंबर तो वैसे भी मिल ही जाता है। और अगर पूरा पूरा सही है तो 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। मतलब बहुत आसान है यहाँ पर बच्चों को अंक पाना। मैडम, मैं तो इसके लिए एक काम करती हूँ कि जी जी। अपने एक आवेदन पत्र में स्वयं हाँ। बोर्ड पर स्केल वगैरह की सहायता से पूरा डायग्राम खींच के जी जी एक फ्रेम बनाकर जी उनको लिखवा देती हूँ, जी। और बच्चे से कहती हूँ कि मुझे तुम्हारी कॉपी में बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। हम्म, तो बच्चे को इस प्रश्न में तो ये पता होता है कि जैसा लिखा है वैसा ही चाहिए। जी जी मतलब यहाँ अनुशासन की मुख्यता है। जी। और क्योंकि अव्यवस्थित प्रारूप यदि होता है तो हम्म। जनरली हम जब कॉपी जांचते हैं तो हम ही जी। बोलते हैं क्या लिखा बच्चे ने, और लेकर हम 4 में से उसको 3 नंबर दे देते हैं। तो ये ना हो, इसके लिए भी यहाँ पर अंक विभाजन की योजनाएं दी गई हैं। तो जी जैसा आपने कहा कि विषय वस्तु पर लंबा है तो एक, तो भाई देखो विषय वस्तु तो बहुत ही स्पष्ट है। जी जी जैसे मान ली छुट्टी का आवेदन लिखना है जी बच्चे जी। को हाँ। प्राचार्य के लिए, जी हाँ। तो उसमें विषय जो है वही विषय वस्तु हाँ हाँ हाँ। है ना। जी जी बच्चे के दिमाग में ये चीज डालनी पड़ेगी कि जो तुम विषय में लिखोगे, एक दिन की छुट्टी के लिए आवेदन जी पत्र, जी। हाँ। वही तुम विषय वस्तु में भी लिखोगे। बस साथ में एक कारण और जोड़ेंगे। हाँ, और साथ में उसका कारण जोड़ देंगे, कुछ जी भी कारण जोड़ देंगे। जी तो जी वो दो चीज यहाँ पर मेन होती है कि वो क्या करना चाह रहा है निवेदन, और और उस क्यों करना क्यों चाह करना रहा है। चाह रहे हैं। जी तो जी। ये दो प्रश्न में हम इसको ढाल दें तो इसमें भी गलतियां नहीं नहीं होती हैं। होगी जी। आगे हम अब देखते हैं। जैसे मैडम ने आपसे पहले ही बताया था कि सामान्य गलतियां जो बच्चा करता है उसके संबंध में हम पहले ही बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। और भी गलतियों के उस समाधान में हमको किस तरह से अभ्यास कराना है, विषय वस्तु पर शिक्षक किस तरह से अध्यापन कराएंगे, ये हमारे निदानात्मक कक्षा के मॉड्यूल में सब कुछ दिया गया है। हम उसी पर आदर्श लेखन और आदर्श वाचन करवाते रहेंगे।
अब आते हैं संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, अनुच्छेद लेखन। इस बारे में आप सभी जानते हैं कि संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन और अनुच्छेद लेखन जो है ये 3 नंबर का होता है, लेकिन निबंध जो है वो 4 नंबर का होता है। उस निबंध के 4 नंबर में भी उसकी रूपरेखा बहुत महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु तो है ही, लेकिन वो पूरी विषय वस्तु को रूपरेखा में बांट कर ही बताए। इसकी प्रस्तावना पर 1 नंबर होंगे, इसके मध्य भाग पर 2 और उपसंहार पर 1 नंबर। यानी किसी भी निबंध को शुरुआत वो प्रस्तावना से करेगा और उसका अंत जो है वो उपसंहार से करेगा। ये तो लीक क्वेश्चन होना चाहिए हर प्रश्न पत्र का। जी जी लीक ऐसे कि 4-5 विषय हमने अच्छे तैयार कर दिए, जी जी उनमें से ही आना होता है। जी तो हम क्या करवा सकते हैं कि निबंध के प्रारंभ में जो भूमिका है वो जी हम इतने सुंदर शब्दों में और छोटे-छोटे वाक्यों में एकाध दो कविता की, कोई जो हमारे पाठ्यक्रम की कविता है जी उसको लेते हुए एक हमने भूमिका बच्चों की 4-5 लाइन की तैयार करवा दी और उसी भूमिका के अनुसार एक उपसंहार तैयार कर दिया। जी जैसे देशभक्ति को, भारत देश की सुंदरता को लेकर कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर, अब जहां पर के बाद वो किसी भी विषय को रिलेट कर सकता है, पर्यावरण को कर ले, है ना, या विज्ञान के विज्ञान चमत्कार को कर ले, जी जी राष्ट्रीय एकता को कर ले, जी खेल कुछ को को कर भी ले रिलेट कर सकता बिल्कुल है वो। बिल्कुल। और विस्तार और विषय विवरण में तो हम चाहेंगे कि उसको टू द पॉइंट, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट टू द पॉइंट वो जी अपना तैयार करे मैटर, वहां लिख दे। मान जी जी लीजिए उसने 5 पॉइंट भी लिख दिए मैडम, तो पूरे नंबर उसको मिल जाते हैं। हाँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि अनुच्छेद, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये तो बहुत कॉमन है मैडम, हमेशा से पूछा जा रहा है। कितने भी दूर होंगे ढोल तो सुहावने ही लगते हैं, पर यही बच्चा कैसे लिखेगा। पर मैडम आपको अभी इस पे भाषण नहीं देना है, आपको ये बताना है कि वो अनुच्छेद लेखन करेगा कैसे। जी, अब अनुच्छेद लेखन करने के लिए उसको पहले तो उस वाक्य को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो हम समझाएंगे उसका अर्थ क्या निकलता है, भावार्थ क्या निकलता है, और उस पर से वो केवल उतने ही लिखे जितने पर उसको 3 अंक मिल जाए। अधिक ना लिखे और कम भी ना लिखे। ऐसा ना हो कि वो शीर्षक या 1-2 लाइन का उत्तर बन के रह जाए, और ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़ा निबंध बन जाए। और इसके मतलब लिए इस वाक्य को तो, इस वाक्य का जो वो भी अनुच्छेद है, इसको तो हम बच्चों को रटा ही डालें, क्योंकि ये जनरली आता ही आता है। आता ही है। आप तो कह रही हैं कि रटा डालें और यहाँ कह रहे हैं कि रटवाएं ना, तो इसका मतलब है कि हम एक मत तो हो जाएं। बच्चे के मन में बहुत सारी भाषा शब्द होते हैं, हम चाहेंगे कि वो अपने विषय में कुछ लिख कर लाए, और यदि वो अपने विषय में कुछ लिख सकता है इसका मतलब वो सब कुछ लिख सकता है। तो हम अभ्यास के तौर पर ये वाली गतिविधि करवाते हुए, और इसमें भी कुछ गतिविधियां दी गई हैं कि 4 समूह में, मतलब वही 4 सदन अपने, उन सदनों में जो डिवाइडेड बच्चे हैं उनके उनसे हम कुछ कुछ अलग अलग विषयों में लिखने के लिए कहें, और एक दूसरे सदन में उसको हम वितरित करके उसका वाचन करवाएं। तो जब बच्चा अपना लिखा हुआ दूसरे के मुंह से सुनता है तो उसे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, और फिर जहां गलतियां होती हैं उनको हम बहुत ही सावधानी, कोमलता पूर्वक, स्नेह पूर्वक उसका सुधार करवाएंगे, तो बच्चा सब सीख जाता है। जी और अभी हम जो बातचीत करते हुए प्रशिक्षण कर रहे हैं जी ये है संवाद लेखन। अच्छा, इसी को संवाद लेखन कहेंगे क्या मैडम? बिल्कुल यही तो फिर चर्चा हम होती है। ऐसी ही शायद चर्चाएं बच्चों से भी करवा के, और उनके जो बातें उन्होंने कही हैं उनको लिखवा दें, तो वो संवाद कहलाएगा, वही संवाद लेखन होगा। पर मैडम एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ कि जो बच्चा रचनात्मक लेखन नहीं ही कर पा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं ही लिख पाते हैं, तो हम ये कोशिश करें कि जो ऑप्शनल हमारा एक और इसमें टॉपिक होता है वो है विज्ञापन लेखन। जी जी और विज्ञापन तो बच्चा देखता ही है, जी वो बहुत आराम से कुछ कार्टून वार्टून चित्र जी, वगैरह जिसको बनाते ड्राइंग हुए। में भी इच्छा है, रुचि है, जी वो भी आराम से विज्ञापन बना सकता है। कुछ शब्द ही तो डालने हैं कि हमारे यहाँ समाचार पत्र बिक रहा है, या हमारे पास से पुस्तकें लेके जाए, या हमने चाट गुपचुप का ठेला लगाकर रखा हुआ है, आप यहाँ अवश्य आए। चलिए अब आते हैं हम गद्य पे। बहुत सारी बातचीत कर ली है, अब हम बिल्कुल विषय वस्तु पर आते हैं, वो है गद्य खंड। गद गद्य किसे कहते हैं, जी, आप बोलिए। गद्य जो हमारे लिखने पढ़ने में छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा है, वही गद्य है। हम गद्य को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं, और ये बात हम सभी जानते हैं कि इसमें से एक होती हैं प्रमुख विधाएं और कुछ होती हैं गौण विधाएं। इसकी हम छोटी सी चर्चा जब हम विषय वस्तु पाठ्यक्रम पर थे तब भी कर चुके हैं। एक बहुत
अच्छा सूत्र है, संकेत है प्रमुख विधाओं को याद करने का, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आना एक उनी, यानी आलोचना, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और निबंध। इसी तरह से गौण विधाओं का भी एक छोटा सा सूत्र है। रिया आरे संजी में साग पत्र डाल। बहुत बढ़िया, शब्द भी बहुत अच्छे हैं और सूत्र भी बहुत अच्छा है। बोलने में भी जैसे हमारी जीभ हर तरह से घूम घूम पाए, जितनी तरह से, उतने सारे तरह के वर्णों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, साक्षात्कार, गद्य, पत्र साहित्य में का पत्र, डायरी का डा और लघु कथा का ल। इसमें लघु कथा भी जोड़ी है। जी जी। बहुत सुंदर। और बच्चे और भी सूत्र इस तरह के बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रस के हमारे नाम होते हैं जी। उनके लिए भी इस तरह का सूत्र बनाकर वो याद कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी विधि है। अब अगले इसमें देखते हैं कि हम हर प्रश्न पत्र में कुछ अंतर वाले प्रश्न आते हैं, तो वो इन विधाओं पर ही आधारित प्रश्न होंगे और ये हमको अभी पहले से ही पता है। तो क्यों नहीं हम लोग को कमर कस के ये 3-3 पॉइंट जो हैं वो बच्चों को लिखवा कर बहुत बार प्रैक्टिस करवा के तैयार करवा सकते हैं, और जो कि बहुत सरलतम रूप में इस मॉड्यूल में दिए गए हैं। इस पर थोड़ा सा एक गौर और करेंगे हम कि ये जीवनी और आत्मकथा में बच्चा ना बहुत कंफ्यूज होता है। जीवनी को कई बार आत्मकथा और आत्मकथा को कई बार वो जीवनी लिखता है, तो इसलिए आत्मकथा का उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम उसको साफ साफ बताएं और जीवनी क्या है वो भी हम साफ साफ बताएं, ताकि जब वो अंतर लिखे, कई बार अंतर तो सही लिखता है लेकिन उसकी हेडिंग गलत हो जाती है, इस वजह से भी उसके नंबर कट जाते हैं। इसलिए हम इस पर बहुत अच्छे से उनको ध्यान दिलाएं कि आत्मकथा क्या और जीवनी क्या। बिल्कुल। इसमें जो तीसरा पॉइंट है आत्मकथा का, जीवनी में लेखक तटस्थ होता है और आत्मकथा में लेखक की वैयक्तिकता झलक जाती है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कठिन शब्द मुझे लग रहा है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि आत्मकथा में लेखक व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत होता है जी, व्यक्तिगत भाव झलकते हैं, ये व्यक्तिगत होता है। या बहुत अच्छा अंतर हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, जीवनी लेखक तटस्थ होता है और उपन्यास लेखक तटस्थ नहीं होता है। वो नहीं के साथ बहुत अच्छा अंतर करना जानते हैं। ये कहानी और उपन्यास का अंतर भी इसी तरह से हम तैयार करवा सकते हैं, और ये चूंकि हम हर प्रशिक्षण में बताते हैं। जी जी। हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर गतिविधि यहाँ पर आई हुई है, लेखक का साहित्यिक परिचय। आंसुलकर मैडम, मैं तो कई वर्षों से ये चार्ट बनवाती आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार राज्य शासन ने इस मॉड्यूल में इस तरह का चार्ट बनाकर दिया हुआ है। जी जी। और थोड़ी सी मैं इसमें मेहनत करती थी और मुझे इस मेहनत से बचाया है, क्योंकि बहुत सरल चार्ट है। और इसमें देखिए ऊपर हेडिंग डाली हुई है उन्होंने, और हेडिंग के साथ ही उन्होंने हर लेखक का परिचय यहाँ पर दे दिया है। और हम सारे लेखकों के परिचय इससे याद भी कर सकते हैं, और ये इतना सरल है कि बच्चे को लगेगा कि अरे इतना सा, ये तो मैं कर सकता हूँ। जी, पूरा एक नजर में आ गया है तो बच्चे को कभी भी छोटा लगेगा, और जो चीज बच्चों को छोटी लगती है ना, वो पढ़ने में और उसको याद करने में वो रुचि दिखाते हैं। तो इसमें एक चीज और है कि जो हमने विधाओं का परिचय ऊपर करवाया है, हम्म। उसमें हम बच्चों को ये अभ्यास करवाते समय इस पर ध्यान जरूर लगवाएं कि बेटा देखो, हमने उसमें रेखा चित्र कौन सी विधा देखी थी, वो किसकी विधा है, कौन लिख रहा है उसको, राम वृक्ष बेनीपुरी लिख रहे हैं। जी जी। तो इस तरह से वो बच्चा उसको विधाएं और विधाओं की शैलियां भी उसे तुरंत समझ में आ जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसी तरह से शब्द, जो हमने तत्सम और तद्भव शब्द भी पढ़े थे, उस तरह के शब्दों का प्रयोग भी वो यहाँ देख रहा है कि हाँ, ये इस तरह के शब्द हैं जो हमारे साहित्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें एक चौथा कॉलम जो दिया गया है, साहित्य जगत में महत्वपूर्ण योगदान। इसमें पाठ्य पुस्तक में ये बात दी गई है कि जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी कलम का जादूगर है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमने तो लेखक परिचय तैयार किया था, और इसमें शैली भी दी है, रेखा चित्र शैली, ये इनकी विशेष शैली है। ये हर लेखक की नहीं है। चित्रात्मक शैली ये हर लेखक की नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब प्रश्न पत्र निर्माण करने वाला व्यक्ति या हमारे जैसे शिक्षक जब वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना चाहेंगे, तो वो ये देखते हैं कि अरे ये विशेष चीज है, इसको वस्तुनिष्ठ में डाल दिया जाए। तो हम लेखक परिचय के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी तैयार करते जा रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न तो कई बार आता है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है।
और बच्चा फिर यही याद कर ले तो उसका साहित्य में योगदान भी हो गया, साहित्य में स्थान जीवन परिचय में से, और साथ ही एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी तैयार हो गया है। एक चीज और यहाँ पर देखिए, रेखा चित्र शैली के प्रयोग, और नीचे बड़े अच्छे से लिखा हुआ है शैली सरल, सहज और चित्रात्मक है। मतलब रेखा चित्र शैली में चित्रात्मकता का प्रयोग होता है। ये दोनों एक ही बिंदु हैं, जो लेकिन हम उनको अलग उनकी बिंदु पर विशेषताओं लिखकर में और अंतर में भी हाँ, जानते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर भी उसके 2 बिंदु शैली के लिए अलग अलग तैयार हो गए हैं। जी। आगे हम देखते हैं काव्यबोध संबंधी प्रश्नों का अभ्यास जी, कैसे करवाएं। काव्य की परिभाषा लिखी है आचार्य बिल्कुल। विश्वनाथ के अनुसार, पंडित जगन्नाथ के अनुसार। हम इन दोनों ही जो परिभाषाएं हैं उनको याद करवाएंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे। भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं, ये हमारी हिंदी की परिभाषा है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये बात हम उसको हिंदी में लिखवाएंगे ताकि वो इस संस्कृत के शब्दों का अर्थ समझ सके। पंडित जगन्नाथ के अनुसार है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। ये अर्थ भी हम उसे साथ में लिखवाएंगे और ये दोनों परिभाषाएं उसे याद करनी होंगी। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों का अंतर जरूर पूछ लेता है कई बार, या परिभाषा पूछ सकता है। कक्षा 9वीं में तो ये पूछी ही जाती है। जी बहुत सरल है, यदि हमने इसको छोड़ दिया है तो ना छोड़ें, इसे बच्चे को तो अभी तत्काल याद करवा दें। जी, अगर श्रव्य और दृश्य का वो शाब्दिक अर्थ भी समझ लेगा ना, तो भी वो इसके अंतर को लिख पाएगा। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, तो सबसे पहले अपन ये बताएंगे कि महाकाव्य और खंड काव्य है क्या चीज। यदि आपके पुस्तकालय में उपलब्ध है तो कम से कम महाकाव्य तो शायद कामायनी उपलब्ध ही है सबके यहाँ, और नहीं तो सबके घरों में रामचरित मानस जी की स्थापना होती है। हम एकाध बार उसको बहुत सुरक्षित और पवित्रता के साथ शाला लेकर जाएं और बच्चों को दिखाएं कि बेटा ये महाकाव्य है। तो हाँ, बच्चे का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है, फिर वो अंतर करना भी सीख जाता है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। जी जी बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन जब हम किसी एक दिन की चर्चा कर रहे हैं या हम किसी जीवन भर में किसी एक अंश की चर्चा कर रहे हैं या उसका लेखन कर रहे हैं, उसकी रचना कर रहे हैं, तो वो खंड काव्य है। और पूरे जीवन का लेखन कर रहे हैं तो महाकाव्य है। जी तो इस तरह से अंतर यहाँ से शुरू करेंगे और फिर हम उसको व्याकरण और काव्य बोध के रूप में हम उसका अंतर जी करवाएंगे। जी। लेकिन इसमें ना अंतर लिखते समय किसी भी इसका विधाओं का अंतर हो, हम एक चीज विशेष ध्यान रखेंगे कि बच्चा अंतर में उनके उदाहरण डालता है। एक महाकाव्य रामचरितमानस है और खंड काव्य कुरुक्षेत्र है, इस तरह की चीजें हम ना लिखें। इसमें नंबर नहीं मिलते क्योंकि वो दो तीन अंतर जहाँ कहे जाते हैं, वहां तीसरे अंतर में वो हमेशा उदाहरण को अंतर में लिखता है। उदाहरण किसी भी विषय वस्तु में नहीं आता, अंतर की विषय वस्तु में नहीं आता है, उसे सिर्फ उदाहरण के रूप में ही रहने दें, उसे अंतर ना बनाएं ना। इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे और बच्चों को ये बात हम विशेषता बताएंगे। ये गलती सिर्फ 9वीं का बच्चा है, 10वीं का बच्चा नहीं, ये गलती 12वीं का बच्चा भी करता है। आगे हम देखते हैं प्रबंध काव्य। अब महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य जो होता है वो अनेक छंद होते हैं, कथा सूत्र होता है, इसमें क्रम बदला नहीं जाता है। और मुक्तक काव्य होता है जो स्वतंत्र होता है। ये दो अंतर भी इसमें हमको सिखा सकते हैं। ऐसे ही कवियों की जो काव्यगत विशेषताएं, तो जैसे हमने लेखक परिचय का चार्ट बनाया है, वैसे ही हम कवि परिचय का भी चार्ट बनाएंगे। और एक टेबल बनाते हुए, जो कि इसकी कॉपी में भी बना होगा, बच्चे की कॉपी में, और यह अभ्यास पुस्तिका में तो छपा ही हुआ है, फिर भी हम लेखन अभ्यास के तौर पर उसे कॉपी में जरूर बनवाएं। और इस तरह से हम पूरे महत्वपूर्ण कवियों का परिचय यहाँ पर करवा सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको सूरदास जी, तुलसीदास जी, जयशंकर प्रसाद जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये 4 कवियों का परिचय दिया गया है। और ये चारों कवियों अभी अपने अपने क्षेत्र में सिद्धहस्त हैं। जैसे सूरदास जी वात्सल्य सम्राट हैं, तो ये बात हम बच्चे को जरूर सिखाएं। तुलसीदास जी जो है भक्ति सम्राट हैं। जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य कामायनी लिखा है। और सूर्यकांत त्रिपाठी जो है वो हिंदी साहित्य के मुक्तक छंद के प्रणेता हैं। तो ये 4 यहाँ पर लिए गए हैं। और इसी के साथ जो हमारा काल विभाजन है,
उसकी प्रवृत्तियां भी यहाँ पर बहुत सरलतम रूप में दी गई हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे प्रगतिवाद का ईश्वर के प्रति अनास्था, वाक्य भी पूरा नहीं है, लेकिन डी और ई ग्रेड का बच्चा इतना ही याद कर ले तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे ज्यादा अभी विस्तार नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है कि यहाँ पर हमें पूरा तैयार मटेरियल दे दिया गया है। कृतिका जो है इसमें बहुत ही यहाँ पर एक सलाह दी गई है कि जो निदानात्मक कक्षा के विद्यार्थी हैं वो कृतिका पाठ तो पढ़ें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम कृतिका के, क्योंकि बड़े बड़े पाठ है ना, लंबे लंबे पाठ है, तो उसमें ही यदि वो फोकस करेगा तो उसमें तो 2 ही नंबर का एक प्रश्न आता है और 1 अंक के ही कुछ प्रश्न आते हैं जो कि 8 ही नंबर के हैं। तो 2 नंबर का एक प्रश्न हो गया और 6 नंबर के फिनिश है। तो उसमें हम पाठ का नाम, लेखक का नाम, उसके प्रमुख पात्र, उसकी कुछ विषय वस्तु, ऐसा अभ्यास हम करवा देंगे तो कृतिका का भी अभ्यास हमारा हो जाता है। अब बहुत सुंदर हमने इतना सारा पूरा हमने हिंदी का वैभव यहाँ पर पढ़ लिया है। 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार हम इसका अभ्यास करवा सकते हैं। हम देखें कि जो 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के प्रश्न है, 2-2 नंबर के प्रश्न है, उनका अभ्यास हम पहले करवाएं। पाठ की विषय वस्तु पर आधारित जो प्रश्न है वो बच्चा तो चुटकियों में सीख लेगा यदि हम पाठ का वाचन बहुत अच्छे से करवाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि वह पाठ को पढ़कर प्रश्न बनाए और उसके उत्तर लिखे। तो यदि वो ऐसा कर लेता है तो फिर बहुत अच्छे तरीके से वो अपने पूरे विषय वस्तु का अभ्यास कर लेता है। बस बच्चे को ये दिमाग में ना आना चाहिए कि वो तो ई ग्रेड में आ गया है और अब वो फेल हो जाएगा। उसके दिमाग में हमको ये बात तो बहुत अच्छे से भर देनी है, मतलब मोटिवेशन होना चाहिए कि ई ग्रेड का बच्चा अभी तिमाही में यदि ई ग्रेड में आया है तो वह 6 में बी ग्रेड में भी आ सकता है। ऐसा उसका मनोबल पुष्ट करें, आत्मविश्वास भरें उसमें, और इसके लिए आपको बच्चों की आंखों में झांकना होगा, उसकी कमियां ढूंढना पड़ेगी और उन कमियों का निदान करना पड़ेगा और निदान करते हुए हम उसका अभ्यास करवा सकते हैं। अब हम लोगों ने बहुत सारा बोला है, चाहते हैं कि यदि किसी के प्रश्न हो तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और अनम्यूट करके भी हमें बता सकते हैं। अनम्यूट करके भी हमें बता सकते हैं। और चूंकि प्रश्न तो स्वाभाविक होते हैं, प्रश्न होना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न अभी हो सकते हैं। हम लोग चैट बॉक्स में देख रहे हैं कि यदि आप लोगों ने कोई प्रश्न डाले हैं तो बिल्कुल आप हैंड रेज करके भी कुछ बता सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ दिख रहा है हमें, क्या है ये? मुक्तक काव्य। हाँ, मैं इसको क्लियर करती हूँ। अंजुमन मंसूरी जी नमस्कार। आप बहुत ही सुधीर श्रोता हैं। मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कुछ एक आध गलत शब्द प्रयोग करूं कि मैं देखूं कि कौन सुन पा रहा है कौन नहीं सुन पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम आ, ये तो आसुलकर मैडम और जैन मैडम बोलती ही रहती हैं, हम अपना काम निपटा लें, ऐसा तो नहीं। लेकिन आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्तक काव्य नहीं, मुक्त काव्य, निराला जी ने मुक्त काव्य की शुरुआत की है और जूही की कली उनकी एक कविता है जो मुक्त काव्य की कविता मानी जाती है, पूर्णतः मुक्त काव्य की कविता है और वह मुक्तक काव्य नहीं है। तो हम देख लेते हैं मुक्तक काव्य और मुक्त काव्य में क्या अंतर है। देखिए, मुक्तक काव्य मतलब बिहारी का दोहा, कबीर के दोहे, मतलब वो दोहे दोहे एक माणिक मोती की तरह अलग अलग विषयों पर हैं और अपने आप में पूर्ण है। बिहारी के दोहे के लिए तो बहुत अच्छी बात कही जाती है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ऐसे मुक्तक काव्य और मुक्त काव्य में अंतर है। मुक्त काव्य छंद मुक्त काव्य होता है जिसमें छंद की परिपाटी का ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन उसमें अभिव्यक्ति पूर्ण होती है।
ये बात इसमें मुक्त छंद के रूप में उसे प्रयोग किया जाता है। लेखक परिचय और कवि परिचय में ही बच्चों को दिक्कत होती है, ये हमारे शिवकर मैडम का यहाँ पर एक बात कही गई है पटल पर। तो सही बात है, लेखक परिचय और कवि परिचय, सबसे पहले तो हमें लेखक और कवि का अंतर, और यदि बच्चा नहीं ही कर पा रहा है तो एक अंतिम इलाज है कि हम दोनों के लिए जो कॉमन शब्द है वो है रचनाकार, उसका हम प्रयोग करवाएं। पीपीटी तो मिल ही जाएगी आपको, बल्कि बुक भी मिल जाएगी। और जो लेखक परिचय और कवि परिचय में एक बात आपको रखना चाहूंगी कि हमारी पुस्तक में 2 खंड हैं। हम जब भी वो खंड पढ़ाते हैं तो हम ध्यान रखें कि जब हम पद्य खंड पढ़ाते हैं तो हम कवि शब्द का प्रयोग बच्चों से करवाएं कि कविता कौन सी है और कवि कौन है। और गद्य खंड पढ़ाते हैं तो लेखक कौन है, कहानीकार कौन है, नाटककार कौन है, ऐसा हम उनको बता सकते हैं, अभ्यास करवा सकते हैं। प्रश्न में भी लेखक और कवि जब प्रश्न पत्र में भी आता है ना, तो लेखक और कवि के नाम से अलग अलग आता है ना, लेखकों का भी परिचय आता है और कवियों का भी परिचय आता है। तो बस प्रश्न पर वो अगर थोड़ा सा गौर कर ले तो उसको कहाँ लेखक का प्रयोग करना है और कहाँ कवि का प्रयोग करना है, ये हम उसको सिखाएंगे। अगर प्रश्न पर वो इस बात पर गौर करता है कि ये लेखक परिचय पूछा गया है, मतलब हमें भाषा और शैली लिखनी है, कवि परिचय पूछा गया है तो हमें भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है, और स्वाभाविकता ये हम उसको अलग से सिखाएं, उससे अच्छा वो पेपर में ही आ जाता है। बस हम उसको वहां से पढ़ना ये जान ले कि भाव पक्ष कला पक्ष आया है तो कवि परिचय है, मतलब प्रश्न पत्र पर ही हम गौर करा लें तो वो लेखक और कवि में अंतर करना कम से कम प्रश्न पत्र लायक तो सीख ही जाता है। अभी और भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपनी कोई यहाँ पर आपको कोई समस्या है तो वो भी रख सकते हैं, और वो आपके पास समस्या कोई तरीका है, कोई निदान है इन यस, चीजों का, तो आप ये भी मैं बिल्कुल वो बोलना भी चाह रही थी। हमारे पास दे सकते हैं। आपने लिखा है कि भाषा शैली और कला पक्ष भाव पक्ष में सरलतम कैसे लिखवा सकते हैं। तो देखिए, बहुत सरलतम लिखवाने के लिए यहाँ पर हमारे मॉड्यूल में तरीका दिया गया है, हम इसी तरह से लिखवा सकते हैं। और भाषा शैली का तो बहुत ही सिंपल है, सरल है कि भाषा कौन सी है और उसकी शैली सहज सरल है, विवरण वाली है, व्याख्या वाली है, सटीक है, ऐसे कुछ शब्दों की लिस्ट बना लीजिए आप। तो जैसे प्रेमचंद की भाषा सटीक भाषा है, मुहावरेदार भाषा है, और ये उनकी शैली है भाषा की। और शैली में एक होती है रचना की शैली, तो रचना की शैली में एक होती है रोचक शैली, एक विचारात्मक शैली, भावनात्मक शैली और विवरणात्मक शैली। जैसे हम इस तरह के विवरणों का जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में निबंध लिख रहे हैं तो ये वाली शैली क्या होगी, ये विवरण शैली होगी। लेकिन हम ताजमहल पर हम यदि कोई निबंध लिख रहे हैं तो वो भावनात्मक शैली होगी। तो इस तरह से हम शैली का अंतर भी बच्चों को एक बार तो बता ही दें, क्योंकि वो उनको बहुत काम आएगा। जी, कुछ शैलियां ऐसी होती हैं जो सामान्यतः सब में मिल ही जाती हैं ना, जैसे विवरणात्मक शैली है, वर्णनात्मक शैली है, भावात्मक शैली है। बच्चे कम से कम कुछ नहीं जानते तो शैलियों के नाम तो अवश्य वहां पर लिख दें। एक प्रश्न और आया हमारे साथ में कि प्रबंध काव्य के भेद 2 हैं या 3? ये देवी प्रसाद वर्मा जी ने पूछा हुआ है। हमारे पास प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं। हम उनको जनरली 2 ही पढ़ाते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य, लेकिन एक और भेद है, वो है आख्यानक गीति। आख्यानक यानी कहानी, ऐसी कहानी जो गीत के माध्यम से प्रस्तुत की जाए, जिसका तारतम्य बदला नहीं जा सकता, हम इसको आगे पीछे कहीं नहीं कर सकते। हल्दी घाटी का युद्ध है, झांसी की रानी है, ये भी आख्यानक गीतियों में ही आती हैं। तो हम इसको प्रबंध काव्य के 3 भेद करके ही पढ़ाएंगे। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है निराला जी की, जो आख्यानक गीति में शामिल की जा सकती है आधुनिक काल में। और हम प्राचीन काव्य में देखें तो फिर प्राचीन नहीं, वो भी आधुनिक ही है, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो झांसी की रानी शीर्षक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ये आख्यानक गीति है। जी। तो 3 भेद ही हैं, आप इसे नोट कर लें कि 3 ही भेद लिखवाएं। ऐसे ही हम अलंकार का जब भेद करते हैं तो उसमें हम 2 ही भेद लिखवा देते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, लेकिन उसका तीसरा भेद भी है, वो है उभय अलंकार। तो उसे भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि वहां पर भी 3 भेद होंगे। और भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, कुछ सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा।
10th में चंपू काव्य। अब चंपू काव्य शैली है, काव्य की शैली चंपू काव्य शैली है। और जो चंपू काव्य शैली है उसमें हमको अमूमन अवरचनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। और एक आसु काव्य भी होता है। आसु काव्य वो, हाँ, गद्य काव्य भी होता है। आसु काव्य के लिए मैं आपको बताऊं कि त्वरित हम कोई भी किसी भी वस्तु को देख रहे हैं और रचना कर दे रहे हैं तो आसु काव्य की काव्य क्षमता बहुत कम कवियों में होती है। जी, जैसे हमारे यहाँ निहारिका मैडम में आसु काव्य लेखन में बड़ी पारंगत है। जी, बिल्कुल। और इन्हीं से अब एक आध बार हमें आशु काव्य भी सुनना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल, क्योंकि चंपू काव्य एक ऐसी विधा है, अब तो ना के बराबर है और शायद अभी हमारे कोर्स में कहीं भी उसका नाम नहीं आया है। तो जो चीज़ें अभी हमारे पास नहीं है, हम उन विषय पर बच्चों को ना बताएँ, और खासकर उन बच्चों को जो डी और ई ग्रेड के हैं, है ना? आप ए और बी ग्रेड के बच्चों को बिल्कुल इनको शामिल कर सकते हैं और बता सकते हैं। रस कितने हैं मैडम जी? एक प्रश्न आया है अरुण यदुवंशी सर का। तो रस तो हमारा आप सभी जानते हैं कि पहले 9 थे और बाद में उसको 10 कर दिया गया है। तो अब हम कुल मिलाकर 10 रसों को पढ़ाते हैं और साथ में उनके अंग भी पढ़ाते हैं। एक्चुअली तो जो शास्त्रीय रसों का विभाजन है वो 9 रस ही होते हैं, क्योंकि 9 रस ही हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। जो वात्सल्य रस है, 10वां रस है, वह एक प्रकार से श्रृंगार का ही एक रूप है, संयोग श्रृंगार का एक रूप है। तो हम, चूंकि सूरदास जी को हम इतना महत्व देते हैं कि उन्होंने अपना संपूर्ण काव्य वात्सल्य में पिरोया है, इसलिए हम उनके नाम पर वात्सल्य रस की अवधारणा को पुष्ट कर चुके हैं। तो हम 10वां रस भी कर सकते हैं। जब बच्चा मेरिट स्टूडेंट होता है वो इस तरह से व्याख्या करते उसको लिख सकता है। लेकिन रस कितने हैं तो हम इसमें, यदि वहां 10 ऑप्शन दिया है तो हम 10 को टिक करेंगे, और 10 ऑप्शन नहीं दिया है, 9 दिया है तो 9 ही सही रहेगा। तो ये हमारा, हम दोनों तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। चंपू काव्य का उदाहरण और उभयालंकार। देखिए, उभयालंकार का तो मैं आपको अभी बता सकती हूँ कि अनेक अलंकार ऐसे होते हैं, कवियों को हम ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि ये रचना अर्थालंकार की है, ये रचना शब्दालंकार की है, या इसमें उभयालंकार नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक पंक्ति में अनेक अलंकारों का प्रयोग होता है। तो केवल हम भेद इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम अलंकार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अलंकार में एक बहुत अच्छा उदाहरण है श्लेष और यमक का, जिसको कि हम जनरली पढ़ते हैं शब्दालंकार के रूप में। लेकिन वहां शब्द लिखे जरूर हैं, लेकिन जब तक हम उनका अर्थ नहीं करेंगे ना, तब तक अलंकार वहां निकलकर सामने नहीं आएगा। तो श्लेष और यमक एक ऐसे अलंकार हैं जिनको हम दोनों में ही लिख सकते हैं, इसलिए ये उभय अलंकार है। इस तरह के और भी हैं जिनको हम लिख सकते हैं। अन्योक्ति अलंकार भी सिर्फ अर्थालंकार नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें वाक्य अलग अलग हैं। उदाहरण और दृष्टांत अलंकार भी इसी तरह के उदाहरण हैं जो उभय अलंकारों में गिने जाते हैं। मतलब धीरे धीरे जब हम स्टैंडर्ड आगे बढ़ाते हैं ना अपना, 9वीं से लेके 10वीं, 10वीं से लेके 11वीं या 11वीं से 12वीं, तो वो लगभग जितने अलंकार हम पढ़ा रहे हैं वो उभय अलंकार के ही होते हैं। निहारिका मैडम का एक प्रश्न और आया है, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने अपने प्रश्न रखें, लेकिन चंपू काव्य एक ऐसी बात है जो हमारे इसमें आ गई है। मैं आपको बता दूं कि चंपू काव्य ऐसा होता है जो भारतीय साहित्य की एक शैली है जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण है, और यह एक श्रव्य काव्य का भेद है। और श्रव्य काव्य में ऐसा होता था, जैसे आपने रामायण का रामलीला देखी होगी। रामलीला में एक गद्य के रूप में सूचना दी जाती है और फिर पद्य के रूप में वो संवाद होते थे। ये चंपू काव्य की श्रेणी में आता था। और अब धीरे धीरे चूंकि गद्य का विस्तार हो गया है, अनेक विधाएं हो गई हैं, तो चंपू काव्य को लगभग समाप्ति माना गया है। और उस जी हाँ, कुछ नाटक भी इस तरह से लिखे गए हैं। इसमें जो आपने पूछा है कि कुछ उदाहरण बताएं, तो जैसे नल चंपू है, चंपू रामायण भी है, और शंकर चेतोविलास चंपू, ऐसे करके अनेक चंपू काम है। यशस तिलक चंपू एक बहुत मतलब जो पुरानी हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, यशस तिलक चंपू।
जिसमें यशोधर राजा के विषय में बताया गया है। तो ये इस तरह गद्य और पद्य के मिश्रण वाली जो रचना होती है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न और आया है कि 9th और 10th दोनों ही दिए हैं, तब क्या करें हम? तो दोनों को पढ़ें, दोनों को पढ़ें, बिल्कुल अलग-अलग कक्षाएं लगेंगी और अलग-अलग ही पढ़ेंगे तो बच्चे। उसका पूरी समय सारणी भी अलग-अलग ही समय बनी है। सारणी भी अलग है उनकी। और टाइम टेबल क्या रहेगा, यह भी एक प्रश्न आया है। तो रेमेडियल कक्षा का जो टाइम टेबल है उसका वह एक प्रारूप 80-80 मिनट का है। उसका प्रारूप जैसा ब्रिज कोर्स में दिया था बस वैसा ही वैसा रहेगा। ही यहाँ पर दिया जी, है। समय समय हमारा समाप्ति की ओर है। आप लोगों ने बहुत तन्मयता से, धैर्य पूर्वक हमारी सारी बातों को सुना और हम चाहते हैं कि जो हमारी राज्य शासन की योजना है, हमारा जो निदानात्मक कक्षाओं का जो मॉड्यूल है वो आप तक पहुंचेगा और आप उसको जरूर अपने बच्चों से पूर्ण करवाएंगे और करवाते हुए हमारे बच्चों को अगली परीक्षा में आप बी ग्रेड तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। ए तक पहुंचाएंगे तो बहुत ही सुंदर बात हो जाएगी। और मैं इस निदानात्मक शिक्षण के लिए हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे जो आरएमएस प्रभारी हैं गिरीश शर्मा सर, और निदानात्मक शिक्षण हेतु जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया है श्रीमती मीनाक्षी दुबे मैडम, जो कि हमारे विषय विशेषज्ञ हैं हिंदी की, स्टेट असेसमेंट सेल लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हम शिक्षकों की सहायता के लिए उन्होंने इस तरह की कार्य योजना रखी है और हम सब प्रण करते हैं कि हम उस कार्य योजना को पूर्णता के लक्ष्य से पाने का प्रयत्न करेंगे। जी, जी। मैं आपके साथ डॉक्टर मनीषा जैन और मैं श्रीमती अमृता आसोलकर इस आशा के साथ आप लोगों से अब नमस्कार कह रही हूँ कि हमें आगे जो कक्षा हम जो प्रशिक्षण कर रहे हैं इसमें और भी कोई सुझावात्मक आपके बातें हों तो हमें जरूर बताएं ताकि हम इस प्रशिक्षण को और भी अच्छा बना सकें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।